Let us now come down to our next heat, which is called heat of neutralization. If you want, you can represent this as delta Hn. It is the amount of heat released when 1 gram equivalent of an acid, 1 gram equivalent of an acid reacts with 1 gram equivalent of a base. एक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, then the amount of heat released is called heat of neutralization. So for a reaction between a strong acid and a strong base, heat of neutralization is constant and equal to minus 57.1 किलोजूल और माइनस 13.7 किलो कैलोरी. क्यों होता है ऐसा? वो कहते हैं कि भाई सपोजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो ये 100% आयोनाइज करेगा इंटू Na प्लस प्लस OH माइनस आइन. इसका रिएक्शन आपने HCl के साथ करवाया, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो 100% आयोनाइज करेगा. अब इसका मतलब NaOH प्लस HCl will give you Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस आयन प्लस वाटर. अब सीधी सी कहानी है कि जब ये बेस आपने शुरू में लिया था, तो ये बेस शुरू में ही Na पॉजिटिव और OH माइनस आयन के फॉर्म में आयोनाइज था. जब आपने ये HCl शुरू में लिया था, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो ये शुरू में ही H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में आयोनाइज था. इसका मतलब ये Na पॉजिटिव आयन का तो कोई रोल ही नहीं था रिएक्शन में. वो तो जैसे पहले Na पॉजिटिव आयन के फॉर्म में था, वो बाद में भी Na पॉजिटिव आयन के ही फॉर्म में. ये जो Cl माइनस आयन और Cl माइनस आयन है, इसका तो कोई रोल ही नहीं था रिएक्शन में. ये तो अगर पहले Cl माइनस आयन के फॉर्म में था, तो बाद में भी Cl माइनस आयन के फॉर्म में ही. इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच का रिएक्शन एक्चुअली ये है, H प्लस प्लस OH माइनस आयन gives you liquid water. और इस रिएक्शन का जो हीट है वो माइनस 57.1 किलो जूल है. इसलिए हम बोलते हैं चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के रिएक्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यहां पे NaOH लिया कि KOH लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया कि स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड लिया, या फिर तुमने HNO3 लिया, H2SO4 लिया या HCl लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता. कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग बेस आपस में अगर रिएक्ट कराओगे, उनके बीच का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कांस्टेंट होगा. याद रखो कि उनके बीच का रिएक्शन एक्चुअली उनके बीच का रिएक्शन नहीं है, इट इज फॉर्मेशन हीट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग आइंस. वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है उसी के ही कॉन्स्टिट्यूटिंग आइंस से, जिसकी वैल्यू माइनस 57.1 किलो जूल होती है या फिर माइनस 13.7 किलो कैलोरी होती है. अच्छा, इफ acid or base is weak, then a part of delta Hn, heat of neutralization released, is utilized in further ionization of the weak electrolyte.
अब अगर एसिड या बेस वीक है, इनमें से कोई भी एक एसिड या बेस वीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का रिएक्शन है। अगर एसिड या बेस वीक है तो इसी -57.1 किलो जूल का एक हिस्सा उस वीक एसिड की या वीक इलेक्ट्रोलाइट की को फर्दर आयोनाइज करने में लग जाएगा। तो वो कहता है इफ एसिड और बेस इज वीक देन अ पार्ट ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज्ड इज यूटिलाइज्ड इन फर्दर आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक बेस हो या वीक एसिड पूरा आयोनाइज तो करेगा नहीं, तो उसको पूरा आयोनाइज करवाने के लिए भी तुम्हें हीट ऑफ आयोनाइजेशन चाहिए, एडिशनल हीट चाहिए। वो कहते हैं कि जो -57.1 किलो जूल हीट रिलीज होनी होती है उसी हीट का एक हिस्सा इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंप्लीट आयोनाइजेशन में या फर्दर आयोनाइजेशन में अब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डेल्टा HN फॉर सच केसेस इज लेस देन -57.1 किलो जूल्स। वो इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि उसी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एक पार्ट उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा है उसकी फर्दर आयोनाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल हो गया। तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की कहानी थी। इसी के बाद हमारी एडिशनल हीट्स है, जैसे हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन को कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल हमारी पर्टिकुलर कंसीडरेशन है एंथैल्पी चेंज के लिए, व्हेन 1 मोल ऑफ एन एनहाइड्रियस सोल्यूट अंडरगोस कंप्लीट डिसोल्यूशन इन वाटर। अब जैसे दिस अकर्स इन 2 स्टेप्स। स्टेप 1, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 एनहाइड्रियस है, इसमें सबसे पहले आपने जब इसको वाटर से ट्रीट किया तो ये सॉलिड स्टेट में ही हाइड्रेट होकर के CuSO4.5H2O में कन्वर्ट होगा, और मान लो इसके साथ में जो अटैच्ड हीट है वो डेल्टा H1 है। अब ये जो CuSO4.5H2O बना है, इसमें कॉपर सल्फेट के जो आयंस हैं वो पानी के अंदर एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रेट होंगे टू फॉर्म CuSO4.5H2O एक्वस। उसके साथ में जो अटैच्ड हीट है वो डेल्टा H2 होने दो। तो जो टोटल हीट इन्वॉल्व है इस सॉल्ट के डिसोल्यूशन के लिए वो ये तो दोनों कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली दैट विल बिकम CuSO4 aqueous medium will give you CuSO4.5H2O aqueous, और इसके साथ जो टोटल हीट अटैच्ड होगी वो डेल्टा H सॉल्यूशन होगी। सो नाउ डेल्टा H सॉल्यूशन will be equal to delta H1 plus delta H2। सॉल्यूशन जब बनता है, एनहाइड्रियस सॉल्ट जब पानी में घुलता है, पानी में डिसॉल्व करता है, तो उसकी डिसोल्यूशन 2 स्टेप्स में, 2 स्टेजेस में होती है। और 2 स्टेजेस में होने का मतलब यह है कि पहले एनहाइड्रियस सॉल्ट हाइड्रेट होता है टू एक्वायर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद जो क्रिस्टलाइज सॉल्ट होता है वो फर्दर हाइड्रेट होकर के अपने आयंस को हाइड्रेट करके सेकेंड हीट रिलीज करता है। एनहाइड्रियस सॉल्ट से कंप्लीट डिसोल्यूशन का 2 स्टेप्स का काम है। पहले एनहाइड्रियस सॉल्ट को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दो, उसमें डेल्टा H1, और उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अक्वायर करने के बाद आयन की हाइड्रेशन करो, दैट विल बी हैविंग हीट डेल्टा H2। ओवरऑल हीट ऑफ सॉल्यूशन इन फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल ऑब्वियसली बी गिवन एज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो हमने यहां जो ये डिफाइन किया है ये डिसोल्यूशन हीट है। डिसोल्यूशन हीट है उन सॉल्ट्स के लिए जो सॉल्ट्स हम लोग को पानी में घोलने होते हैं, पानी में डिसॉल्व करने होते हैं। अब इसी के साथ देखना, लेट अस लुक एट हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन।
he says the overall heat involved in a reaction is the sum, हमेशा sum is the sum of heats involved in its independent steps. जैसे A gives you B, B gives you C, C gives you D, is attached with heat delta H1, delta H2, delta H3. तो अगर मैं टोटल रिएक्शन की A गिविंग यू D की हीट मानूं, ये तो यहां पे कट ही जाएगा, जब ऐड करोगे C तो कट जाएगा. ओवरऑल रिएक्शन की हीट मांगू, देन डेल्टा H फॉर रिएक्शन विल इनवेरिएबली ऑलवेज बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. ये इसलिए होता है क्योंकि एंथैल्पी चेंज एक स्टेट फंक्शन है. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, जो टोटल हीट होती है वो सारी इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट हीट्स का सम ही होती है. तो इन तीनों को ऐड ऑन कर दो. ये याद रखना, डेल्टा H नेगेटिव नहीं होता, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है. तो इसमें जब वैल्यू डालोगे तो उसमें कोई वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, कोई वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डेल्टा H के आगे ही माइनस साइन मत लगा देना, वो गलत है. डेल्टा H के आगे नेगेटिव साइन नहीं लगेगा. डेल्टा H की जो वैल्यू पुट करोगे वो वैल्यू या पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी. हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन बहुत आसान है. जब मल्टीपल रिएक्शंस आपको दिए होते हैं उनको घुमा लो, आगे पीछे कर लो, रिएक्शन रिवर्स कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 से डिवाइड कर दो, कुछ भी करो ताकि तुम्हारा फाइनल रिएक्शन आ जाए. हीट को भी साइड बाय साइड वही करते जाओ और एंड में सारी हीट्स को ऐड अप कर लो. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. अब इसी के ही अलावा यू लुक एट वेरिएशन ऑफ enthalpy change with temperature. Which is called the Kirchhoff's equation. अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही रिएक्शन की हीट्स अलग अलग है. अगर कोई रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, क्या वो रिएक्शन 200 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता? होता है. अब क्या दोनों केसेस में रिएक्शन की हीट सेम होगी? नहीं. He says delta H of a reaction at temperature T2 minus delta H of a reaction at temperature T1 upon T2 minus T1 is delta of Cp. अब delta of Cp का मतलब this is sum of specific heat at constant pressure for products minus sum of specific heat at constant pressure for रिएक्टेंट्स. दिस इज कॉल्ड द किरचॉफ्स इक्वेशन. अब कुछ नहीं करना, 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होता है तो T1 को 100 डिग्री सेल्सियस डाल दो, डेल्टा Cp निकालो, टोटल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर प्रोडक्ट्स माइनस टोटल हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर रिएक्टेंट निकालो. इसकी वैल्यू बदल जाएगी. डेल्टा H1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, तुम्हें अगले किसी हायर टेम्परेचर पे निकालनी है हीट, तो किस पे निकालनी है? वहां से डेल्टा H2 निकाल लो. इसे किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं एंथैल्पी के लिए. ये याद रखना कि यही इक्वेशन इंटरनल एनर्जी के लिए भी ट्रू है. अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ CV, where delta of CV will be sum of specific heat at constant volume for products minus sum of specific heat at constant volume for reactants. तो इससे भी निकाल सकते हैं. ये सिर्फ पता होना चाहिए, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर एक हीट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दी है तो क्या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर भी उसी एक्शन की हीट निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली जा सकती? निकाल सकते हैं. शर्त सिर्फ एक है कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स और सारे रिएक्टेंट्स का जो स्पेसिफिक हीट है वो एंथैल्पी चेंज निकालना है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए. अब एक और चीज जो हमें इसमें पता हो तो अच्छा है, फाइंडिंग
heat of formation of a compound from bond energy data. किसी कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है बॉन्ड एनर्जी डेटा से. अब सपोजिंग वो बॉन्ड एनर्जी डेटा कैसे, जैसे मान लो 4 मोल कार्बन सॉलिड है, reacts with the 3 mole hydrogen gaseous to form ब्यूट 1,3-डाइन. ये जो मैंने कंपाउंड यहां बनाया ये ब्यूट 1,3-डाइन. मान लो तुमने ग्रेफाइट ले लिया, स्टैंडर्ड स्टेट ले ली, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है भाई तो स्टैंडर्ड स्टेट तो लेनी पड़ेगी. हाइड्रोजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में और ब्यूट 1,3-डाइन तुमने बना लिया. अब बॉन्ड एनर्जी डेटा से मुझे इस कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है. वो कैसे निकालोगे? ही सेज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज गिवन अ सम ऑफ total bond energies of reactants minus sum of total bond energy of products. ध्यान रखना कि यहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं है अगर बॉन्ड एनर्जी डेटा से निकाल रहे हो. अब सवाल है कि कोई एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, जैसे कार्बन ग्रेफाइट में सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? साइंटिस्ट कहते हैं बॉन्ड एनर्जी तो इसकी कुछ नहीं होती. द ओनली थिंग इज कि कार्बन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाने के लिए हमें कार्बन को हाइड्रोजन की फेज के साथ सिमिलर करना पड़ेगा. ये सॉलिड है, ये गैस है, तो जब तक इस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा. ऐसे कोयले के ऊपर हाइड्रोजन गैस हो तो उसके रिएक्शन होने से ब्यूट 1,3-डाइन नहीं बनता. तो उसके लिए हमें पहले कार्बन को सब्लाइम करना पड़ेगा इनटू गैस फेज. तो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स में डेल्टा HF विल बी गिवन एज 4 टाइम्स हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट प्लस इसमें HH बॉन्ड कितने हैं? HH 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 3 मोल H2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड. ये सम हो गया बॉन्ड एनर्जीज का रिएक्टेंट्स के लिए, माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. अब इसमें पहले बताओ CH बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस C डबल बॉन्ड C कितने हैं? 2 प्लस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C कितना है? 1, तो प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C. ये जो पूरी डेटा वैल्यूज डाल दोगे ये हम प्रोवाइड करेंगे, चिंता मत करो, याद कुछ नहीं करना होता. हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे, सब्लिमेशन हीट प्रोवाइड करेंगे, सारी बॉन्ड एनर्जीज प्रोवाइड करेंगे. तुम्हें इसको इस फॉर्म में डाल के टोटल करके हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है ब्यूट 1,3-डाइन का, जो कि इस रिएक्शन के अंदर मेंशन्ड है. थर्मोकेमिकल एस्पेक्ट में जितनी सारी हीट्स हमने अभी तक पढ़ी हैं, जितनी सारी हीट्स हमने अभी तक देखी हैं, ये सारी हीट्स इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे रिएक्शंस के लिए जो हीट कंटेंट मेजरमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पर है. एज अ रिजल्ट थर्मोडायनेमिक्स का ये एक लंबा सा सफर यहीं पर इसी थर्मोकेमिकल एप्लीकेशंस के साथ और इन्हीं डेफिनेशंस के साथ यहां पर समाप्त होता है. थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स की इंटरलिंकिंग साइंसेज हमारे एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये याद रखना कि इन सारे चैप्टर्स का जो बेस है वो सिर्फ एक ही चीज के साथ लिंक्ड है कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाए. थर्मोकेमिस्ट्री का एरिया बहुत सिंपल होता है, बेसिक डेफिनेशंस पता हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आराम से क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन मैनिपुलेट करके नेट हीट निकाली जा सकती है थ्रू हेसेस लॉ. किरचॉफ्स इक्वेशन के थ्रू अगर हीट किसी और टेंपरेचर में मांगी हो तो वो निकाल दें. और अगर बॉन्ड एनर्जी डेटा प्रोवाइड किया हो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी डेटा ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी डेटा ऑफ प्रोडक्ट्स करके उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दे. बस इतना याद रखिएगा, जहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इस तरह की चीजों की एप्लीकेशन हो, ये सारी कंडीशनल हीट्स होती हैं, इनके साथ में कंडीशंस अप्लाई है. एज अ रिजल्ट जब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो आंखें खोल के ध्यान से देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका एग्जामिनर आपको किसी छोटे से कॉन्सेप्ट पर ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हो. As a result, more the practice, the better you become in this chapter. Thank you very much for your patient listening.